नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में फूंका चुनावी बुगल। विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े। कांग्रेस को बताया स्कूल ऑफ करप्शन, कहा वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं जेएमएम वाले। प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। टाटानगर पटना वंदे भारत, टाटानगर बहरामपुर, देवघर वाराणसी, हावड़ा गया, हावड़ा राउरकेला, हावड़ा दुमका, भागलपुर शामिल। रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को किया राष्ट्र को समर्पित। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को दिए 46,000 घर। 32 करोड़ रुपए की पहली किश्त लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे की ट्रांसफर। कहा गांव, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान सरकार की प्राथमिकता। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सीएम पद छोड़ने का ऐलान। कहा 2 दिन में दूंगा इस्तीफा। पार्टी विधायक चुनेंगे नया मुख्यमंत्री। बीजेपी ने दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल भेजे जाने पर भी नहीं दिया इस्तीफा। कांग्रेस भी हमलावर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने पर उठाया सवाल, तो भाजपा ने किया पलटवार। कहा झूठ और भ्रम पैदा करके जनता को नहीं बना सकते बेवकूफ। दूरदर्शन का 65वां स्थापना दिवस आज। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय टेलीविजन नेटवर्क में से एक। दूरदर्शन ने समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया, राष्ट्र निर्माण में निभा रहा है अहम भूमिका। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व ओणम। देश भर के प्रमुख मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को दी शांति, समृद्धि और कल्याण की शुभकामनाएं। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में सोमवार को भारत का सामना कोरिया से। अविजित रहते हुए अंतिम 4 में पहुंची भारतीय टीम जारी रखना चाहेगी जीत का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे के लिए अहमदाबाद पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अहमदाबाद दौरे के कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि झारखंड में यादगार कार्यक्रमों के बाद थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचा हूं। 16 सितंबर को गांधीनगर और अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। सुबह प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करूंगा और उसके बाद वो महात्मा मंदिर में 4थे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और एक्सपो में हिस्सा लूंगा। दोपहर में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इन परियोजनाओं में ऊर्जा, सड़क, आवास और बहुत कुछ शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 राज्यों के दौरे के क्रम में सोमवार को गुजरात का दौरा करेंगे। वे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। पीएम अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमवार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दौरे की शुरुआत वे गांधीनगर से करेंगे, जहां वे सबसे पहले पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है। साथ ही सरकार सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए 78,000 रुपए तक सब्सिडी भी दे रही है। सोलर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, तो पर्यावरण के बचाव के लिए है और साथ साथ इसे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है, फाइनेंशियल हमको फायदा होता है। तो अभी आप देखो तो हमने जो सोलर प्लांट लगाया है उसके मैंने 4 किलोवाट का लगाया, तो उसके बाद मेरा अभी बिल बिल्कुल जीरो हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। हर रोज
मीन्स जो भी प्रोडक्शन होता है 20 केवी वोट का प्रोडक्शन होता है और सामने फिर हमारा 2000 का बेनिफिट रहता है और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है और उसका श्रेय हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं। सोलर पे रूफटॉप पे जो पैनल लगी है तो क्या है कि सुबह के दिन में भी हम टेरेस का यूज कर सकते हैं कि वो आ गया तो थोड़ा छाया शेड वैसे भी रह सकते हैं। और कैसा कोल प्रोडक्शन है तो उसमें जो पोल्यूशन है वो भी बच सकता है और खुद की एनर्जी है तो कुछ भी करो। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रभावी प्रगति पर प्रकाश डालेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। गुजरात की मेजबानी में हो रहे सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। गांधीनगर के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री समाख्याली गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों को चौगुना करने, एएमसी अहमदाबाद में प्रतिष्ठित सड़कों का विकास और बकरौल, हाथीजन, रामौल और पंजरपोल जंक्शन पर पुलों का निर्माण सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। वे कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन में 35 मेगावाट की BASS सोलर PV परियोजना और मोरबी एवं राजकोट में 220 kV सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वे वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो IT सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। वे PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री PMAY योजना के तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वे राज्य के लाभार्थियों को PMAY के शहरी और ग्रामीण दोनों खंडों के तहत तैयार घर भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। फेज 2 का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 तारीख को किया जा रहा है, इसमें 20.8 किलोमीटर सेक्शन शुरू होगा और 8 स्टेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें कि हम सेक्टर 1 से लेकर GNLU और GNLU से गिफ्ट सिटी के बीच में लोकार्पण किया जाएगा। इससे रोड पे वेहिकुलर मूवमेंट कम होगा, जिसपे रोड एक्सीडेंट्स की बाद में कमी आएगी। इसके अलावा पोल्यूशन का जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, दे आर इनॉर्मस बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट। इसके अलावा ये मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और प्लस ये द मोस्ट कंफर्टेबल एयर कंडीशन ट्रेन के साथ अहमदाबाद के जो वासी हैं वो गांधीनगर तक यात्रा करेंगे। देश की पहली वंदे मेट्रो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापत्तनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वे वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद और गांधीनगर से विशाल बैरिस्टो, दिव्येंदु मांडल और मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब झारखंड पहुंचे तो राज्य को कई विकास की सौगातें उन्होंने दी। PM मोदी ने जमशेदपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया तो विपक्षियों पर जमकर हमलावर नजर आए। PM मोदी ने कांग्रेस और JMM को भ्रष्टाचारी और परिवारवाद पार्टी करार दिया तो झारखंड की दुर्दशा के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। PM मोदी ने झारखंड के संथाल परगना में रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर में एक बड़ी जनसभा की। खराब मौसम और दिन भर होती रही बारिश के बीच लोग बड़ी संख्या में रैली ग्राउंड में डटे रहे। झारखंड राज्य के गठन की बात हो या विकास की चिंता, आदिवासियों को हक दिलाने की बात हो या फिर उनके गौरव का सम्मान करने की बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ भाजपा की सरकारों ने ही झारखंड से दिल का और अपनेपन का रिश्ता जोड़ा है, जबकि बाकी दलों ने तो वसूली की है, राज्य को लूटा है और ये पार्टियां ही झारखंड की असली दुश्मन हैं। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, JMM,
आरजेडी और कांग्रेस झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। मुद्दा झारखंड में हो रहे अवैध घुसपैठ का भी प्रधानमंत्री ने उठाया। कोल्हान और संथाल क्षेत्र में हो रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर उन्होंने जेएमएम पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। झारखंड में चल रहे भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और लूट के गठजोड़ पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि झारखंड के सपनों को लूट और वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया गया और कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो स्कूल ऑफ करप्शन की जननी है। इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। प्रधानमंत्री ने झारखंड की जनता को विश्वास दिलाया कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। ऐसे में अगर युवाओं, आदिवासियों, महिलाओं, किसानों और गरीबों को सुरक्षित झारखंड, समृद्ध झारखंड चाहिए तो वे बेझिझक भाजपा पर भरोसा जता सकते हैं। दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का समर्थन करते हैं। स्थानीय लोगों ने इस विषय पर उनकी क्या राय है, इसकी जानकारी ली हमारे संवाददाता ने। आइए सुनते हैं। झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताया है। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ बस जाता है, यहाँ का नागरिकता लेके यहाँ पर पूरा जनसंख्या का पूरा विस्तार रूप से फैलाया जा रहा है। जो विस्तार रूप से यहाँ हम लोग को फैलाना चाहिए वो घट रहा है और जिसका नहीं बसाना चाहिए वो यहाँ दुनिया भर का फैल रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी निंदा किया जाए और इसको रोका जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी 110% सही बात बोले हैं, इसको परफेक्ट बोले हैं। नरेंद्र मोदी बोले, बहुत अच्छा बोले, सब कुछ सुन के बहुत अच्छा लगा। आदिवासियों की किस तरह से इस इलाके से संख्या कम हो रही है? संख्या उसको कम किया जा रहा है।
उसको दबाव दिया जा रहा है, हर चीज का दबाव दिया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। सर ये बताइए क्या स्थिति है उस इलाके में, संथाल परगना में क्या हो रहा है? सर आने वाला दिन में बहुत बड़ा एक खतरा है ये देश के लिए, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए ही खतरा है। इसको जितना जल्दी हो सके चुन करके बाहर किया जाए। तो यहाँ तो वर्तमान में जेएमएम की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। जेएमएम का सरकार सर तो लूट बाजारी यही सब तो कर रही है, सब जमीन तक नहीं छोड़ रही, सेना की भी जमीन नहीं छोड़ रही है, पब्लिक का तो छोड़िए सेना की भी जमीन नहीं छोड़ रही। क्या करिए, 5 साल में तो कुछ विकास नहीं किया, लूटने के सिवा कुछ विकास नहीं किया। स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि संथाल परगना का इलाका है, इस इलाके में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। अपने सहयोगी मोहित के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, जमशेदपुर। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घुसपैठ पर चिंता जताई, स्थानीय लोग जो हैं वो भी इस बात को लेकर गंभीर अपनी बता रहे हैं। और खासतौर से जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस दौरान झारखंड के नाटकीय राजनीतिक और सियासी घटनाक्रम के शिकार हुए चंपई सोरेन के अपमान का मुद्दा भी पीएम मोदी ने इस दौरान मंच से उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम के लिए सत्ता सबसे ऊपर है, आदिवासी का सम्मान या उनका हित नहीं। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने जेएमएम पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ वोट की राजनीति ये करती है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 6 वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाकर रवाना किया, जिसमें अगर हम बात करें टाटानगर से पटना वंदे भारत, टाटानगर से बहरामपुर, देवघर से वाराणसी, हावड़ा से गया और हावड़ा से राउरकेला, हावड़ा से दुमका भागलपुर ट्रेन भी शामिल रही। तो 6 नई वंदे भारत ट्रेन जिनको झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके साथ साथ आपको बता दें रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत उन्होंने 46,000 घरों को लाभार्थियों को दिया। साथ ही उन्होंने 32 करोड़ की रकम पहली किश्त के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, आदिवासी, महिला और किसान है, इसलिए विकास कार्यों को संपूर्णता में कराया जा रहा है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार, और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं।
और आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। एयरपोर्ट पुलिस ने दिल्ली में चल रही एक फर्जी वीज़ा बनाने वाली गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फर्जी पासपोर्ट की इस फैक्ट्री में इतनी सफाई से वीज़ा तैयार किए जा रहे थे जिन्हें पहचानना एक आदमी तो छोड़िए पुलिस के लिए भी बहुत आसान नहीं था। ये गिरोह वीज़ा बनाने के लिए एक खास तरह के कागज़ का इस्तेमाल करता था। साथ ही ये लोग वह सभी सिक्योरिटी फीचर अपने वीज़ा में डालते थे जो कि कहीं ना कहीं असली वीज़ा में भी होते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकली वीज़ा बनाने वाली ये फैक्ट्री दिल्ली के तिलक नगर इलाके में चल रही थी। पुलिस ने इनके कब्जे से 14 नेपाली और 2 भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। इन सभी पासपोर्ट में फर्जी वीज़ा लगाए गए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से फेक वीज़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाली मोहर और वाटरमार्क भी मटेरियल भी बरामद किया है। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। दिल्ली पुलिस की आईजीआई टीम ने एक बड़े फर्जी पासपोर्ट गिरोह बनाने वाले सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। इनके पास से ये देखिए तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं। कई मोबाइल फ़ोन, इनके पास ये तमाम स्टैंप्स हैं। शेंगन वीज़ा का इन्होंने इस्तेमाल किया, हार्ड ड्राइव्स मिले हैं। ये तमाम वो पैकेट्स हैं जिनमें फेक वीज़ा इस्तेमाल करने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो है। टोटल 6 लोगों की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी करी है। बड़ा सिंडिकेट ये माना जा रहा है और इनसे अभी पूछताछ में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कितने लोगों को इन्होंने देश से बाहर भेजा इस तरह का फर्जी वीज़ा लगा करके। ये तमाम वो गिरोह के सदस्य हैं जो इस समय आपके सामने मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की ये टीम है जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे के पूरे गिरोह को क्रैक किया और ये बड़ी उपलब्धि है। टीम ने बहुत ही अच्छे से काम करके तिलक नगर के एरिया में एक जो काउंटरफिट वीज़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी उसको बर्स्ट करा है। 2 सितंबर को हमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से एक कंप्लेन मिली थी कि एक पैसेंजर ने इमिग्रेशन काउंटर पर डिपार्चर क्लियरेंस के लिए रिपोर्ट करा था। जब उनका पासपोर्ट चेक करा तो उसमें एक फेक स्वीडन वीज़ा पाया गया, तो उनको कंप्लेन हमें पुलिस को दी गई। तो हमने ये केस दर्ज करके जब पैसेंजर की इंटरोगेशन करी तो उसने बताया कि कुछ एजेंट्स इसमें शामिल हैं जिनके थ्रू इन्होंने ये पासपोर्ट लिया था। तो ये पता पड़ा कि एक ऑर्गेनाइज गैंग है और एक कंप्लीट ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फेक वीज़ा का स्कैम है जो चल रहा है। तो इस सिंडिकेट को डिसमेंटल करना ज़रूरी था। तो सेंसिटिविटी को देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई गई इंस्पेक्टर अजय और सब इंस्पेक्टर मदन लाल मीना के अंडर में, और उसमें सुपरविजन भी स्ट्रॉन्ग रखा गया। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो एक के बाद एक कड़ियाँ खुलती गई और अब तक हमने 6 एजेंट्स को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें एक तो मेन एजेंट है बलबीर और एक जो फैक्ट्री चलाता है मनोज मोगा। तो इस फैक्ट्री पे जब रेड करी गई तो यहाँ पे भारी मात्रा में जो फेक वीज़ा बनाने वाले इक्विपमेंट होते हैं और जो पासपोर्ट जिन पे इनको फेक वीज़ा लगाना है और काफ़ी नकली वीज़ा यहाँ पे हमें बरामद हुए हैं। कितने लोगों को इन्होंने इस तरह से बाहर भेजा, कितना इन्होंने कलेक्शन किया, क्या अमाउंट ये चार्ज कर? मिनिमम एक वीज़ा पे ये 7 लाख रुपए ले रहे थे और जब अगर पैसेंजर की पेइंग कैपेसिटी ठीक ठाक है तो 10 से 12 लाख भी ले रहे थे। पर पूरा जो अमाउंट है वो पूरे चैनल में जो सिंडिकेट है 10-12 लोगों का उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये बता रहे हैं कि कभी 30 वीज़ा भी बना लेते थे, कभी 50, कभी 60 भी, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली। इससे पहले भी कई गिरोह को दिल्ली पुलिस की आईजीआई टीम ने पकड़ा है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है और इससे ये संख्या जानने की कोशिश की जाएगी कि कितने लोगों को ये विदेश भेज पाए। कैमरामैन सुनील नौडियाल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। विकसित भारत के निर्माण की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए और मेडिकल सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दूरदराज इलाकों में रह रहे एक गरीब व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए हिंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। एचएमआईएफ के प्रयास सरकार की सबका साथ सबका विकास की दृष्टि के अनुरूप हैं। एचएमआईएफ की स्पर्श संजीवनी ने टीएसएल के साथ मिलकर 10 टेलीमेडिसिन सेंटर्स और 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को लॉन्च किया, जिसका फ़ायदा 20 लाख से ज़्यादा लोगों को मिल सकेगा। विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हुंडई माइटी वैन है जिन्हें पूरी तरीके से मोबाइल मेडिकल यूनिट्स में परिवर्तित किया गया है और दूर दराज के क्षेत्रों में यात्रा कर सीधे उन लोगों तक ये पहुंचेंगी जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन नई सुविधाओं के साथ स्पर्श संजीवनी कार्यक्रम के तहत एचएमआईएफ अब पूरे भारत में 50 टेलीमेडिसिन केंद्र और 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का संचालन करेगा, जिससे देश भर में 1.3 मिलियन से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा। स्पर्श संजीवनी नाम से दूर दराज के पहाड़ी इलाके में जो गरीब लोगों को
आरोग्य सेवा देने के लिए जो उन्होंने अपने CSR के माध्यम से पहल चलाई है, उस पहल के तहत आज यहाँ पर 4 मोबाइल एम्बुलेंस और 10 हमारे ये छोटे सेंटर का उद्घाटन आज मेरे हाथों से यहाँ पर संपन्न हुआ। निश्चित रूप से इससे दूर दराज के गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सेवा उनको वहाँ पर प्रदान होगी। सभी दवाइयाँ मुफ्त वहाँ पर मिलेंगी। जो लोग शहर तक नहीं जा सकते उनको गांव में ही पूरी तरह की और अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के माध्यम से अच्छी तरह से स्वास्थ्य सेवा वहाँ पे प्रदान होंगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आयुष्मान भारत का जो नारा था वो 2014 में लाया और हमको एक प्रोत्साहन मिला कि हम Hyundai मोटर इंडिया प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी के थ्रू हम अपने देश के नागरिकों की, खासकर ग्रामीण वर्ष के जो ग्रामीण एरिया के नागरिक हैं, उनकी मदद कर सके। तो आज हमारा इन 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो वहाँ पे फ्लैग ऑफ हुई हैं, इन सबको मिला के 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट जो हैं पूरे भारत में इस वक्त सर्विस कर रही हैं। प्लस आज हमने 10 टेलीमेडिसिन सेंटर, सैटेलाइट क्लिनिक का भी उद्घाटन किया। इनको मिला के टोटल 50 टेलीमेडिसिन सेंटर जो हैं पूरे देश के 10 राज्यों में ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं। करीब 1 लाख मरीज जो हैं ऑलरेडी आकर यहाँ पर परामर्श कर चुके हैं, मुफ्त दवाइयों का लाभ उठा चुके हैं। और आपको बता दें, खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर लगातार खबरें जान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़।